चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन को लेकर के बड़ी जानकारी है और इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। संसद में 12:30 बजे नामांकन दाखिल करने का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। एनडीए के कई बड़े नेता इस खास मौके पर मौजूद होंगे। ये पहला मौका है जब किसी आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है और अब चुनाव की प्रक्रिया में है। द्रौपदी मुर्मू का आज नामांकन दाखिल होगा। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे। उनके साथ गृह मंत्री की मौजूदगी होगी और साथ ही साथ तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के इस मौके पर रहेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद होंगे। साथ ही राजस्थान के लिए भी अपने आप में खास है। राजस्थान से आदिवासी समुदाय से आने वाले 5 जनप्रतिनिधियों को प्रस्तावक बनने का मौका मिला है। सांसद विधायकों की मौजूदगी और इसी दौरान आपको ये जानकारी दे दें कि संसद भवन में 12:30 बजे द्रौपदी मुर्मू तमाम अपने एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के बड़े नेताओं के साथ आज नामांकन दाखिल करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं एनडीए के कई बड़े नेता इस खास मौके पर मौजूद होंगे। एनडीए के एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है देश में इस सर्वोच्च पद पर पहली दफा आदिवासी समुदाय से किसी का चयन किया गया, प्रत्याशी बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू को आज तमाम नेताओं की मौजूदगी में यह मौका मिलेगा अपना नामांकन दाखिल करने का। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरेंगी। इसके लिए 12 बजे वो संसद भवन पहुंच जाएंगी। और लेकिन नामांकन की प्रक्रिया किस तरह से होती है और किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होती है, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है, इसको समझना बेहद जरूरी है। और उसको मैं बताने से पहले सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि आज उनके नामांकन के वक्त में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ में होंगे। और जो नामांकन होता है उस नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनके साथ होंगे। फिलहाल इस वक्त में मैं उड़ीसा भवन पे हूं और उड़ीसा भवन के अंदर में यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो है यहीं पे ठहरी हैं। और जिस तरह से नामांकन की अगर बात करें तो नामांकन के लिए एक सांसद का वोट का वैल्यू 700 पॉइंट माना जाता है, जबकि विधायक का जो वोट वैल्यू होता है उस राज्य की आबादी के मुताबिक तय होता है। यानी कि जिस राज्य में जितनी बड़ी आबादी होगी उस राज्य के मुताबिक उस विधायक का वैल्यू उतना होगा। अगर कुल लोकसभा में विधायकों की अगर लोकसभा के तमाम सदस्यों की बात करें तो 543 सदस्य हैं और एमएलए जो मतदान करेंगे उनका कुल संख्या है 4033। और इसके साथ साथ जिस तरह से मतदान के समय में एक विशेष जो क्रम संख्या होती है उस क्रम संख्या पे मार्क लगाने के लिए एक विशेष कलम का प्रयोग किया जाता है जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो रद्द माना जाता है। इसके साथ ही विधायक और सांसदों के कुल जो वैल्यू आंका गया है वो 10,86,431 और सांसदों के वोट का वैल्यू जो है 5,43,200 माना गया है, जबकि विधायकों का वोट का वैल्यू 5,43,231। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मतदान और मतदान से जुड़े हुए तमाम मसलों को लेकर आपको बता रहे थे। और इस वक्त में आप देख सकते हैं कि अब द्रौपदी मुर्मू निकलने वाली हैं उड़ीसा भवन से। द्रौपदी मुर्मू निकलने के लिए अब तैयार हैं। उनका जो वाहन है अब सज के तैयार है। 10:29 हो रहे हैं और 10:29 पे द्रौपदी मुर्मू निकलने वाली हैं। अब उनका जो कैब है, उनकी कार है वो यहाँ पे लग चुकी है और द्रौपदी मुर्मू यहाँ से निकलने के बाद सीधे संसद भवन की ओर जाएंगी। उनका जो फाइल है, उनके साथ में जो लोग हैं वो आप कैब में बैठने के लिए तैयार हैं। उनका जो विशेष वाहन, उनके साथ में सुरक्षा बलों का दस्ता और बीजेपी के कई सांसद जो हैं और कई मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी साथ में जाएंगे। जैसे केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो मेघराज, यहाँ पे देखा जा सकता है, कुछ सांसदों को भी देखा जा सकता है जो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर उनका
जो दस्ता है अब पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद सीधे ये सांसद भवन पहुँचेंगे और संसद भवन पहुँचने के बाद वहाँ पर तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है नामांकन के लिए द्रौपदी मुर्मू अब अपने उड़ीसा भवन से निकल रही हैं। हालांकि कल जब वो आई थी तो यहीं पे स्टे की थी, यहीं पे रात भर रुकी और उसके बाद कल तमाम सांसदों विधायकों से मैंने कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और उसके बाद अब नामांकन भरने के लिए अपना राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा भवन से रवाना हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 उड़ीसा भवन, दिल्ली। तो देश भर के सांसदों के वोट की वैल्यू और आपको बता दें कि विधायकों और सांसदों के वोट की वैल्यू भी आपकी टीवी स्क्रीन पर 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदकों के साथ में आज द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करेंगी और इसे एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत खास मौका होगा 70 साल के आज़ादी के बाद के इतिहास में कि आखिरकार पहली दफ़ा ये होगा जब कोई आदिवासी महिला सर्वोच्च पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगी और ना केवल नॉमिनेशन दाखिल करेंगी बल्कि उनका राष्ट्रपति पद तक पहुंचना भी लगभग तय है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर सबसे पहले नामांकन के दौरान 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक जरूरी होते हैं और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की अगर हम बात करें तो राजस्थान से भी 5 ऐसे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं जिनमें विधायक और सांसद और वे भी प्रस्तावकों में शामिल होंगे। ये तमाम 5 जो जनप्रतिनिधि हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं। वे पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज यहां पर तमाम प्रस्तावकों में अनुमोदकों में उनका नाम भी शामिल होगा। उनके लिए भी एक गौरव की बात होगी कि देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में और खासतौर पर आदिवासी महिला के प्रस्तावक बनने को लेकर के जब ये चुनाव हो रहा है तो अपने आप में चर्चित है, चर्चाओं में है और देश भर में इस बात को लेकर के चर्चाएं कि पहली दफा आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से भी और वे पहली ऐसी महिला आदिवासी महिला होंगी, ना केवल आदिवासी महिला बल्कि पहली आदिवासी होंगी राष्ट्रपति बनने वाली। तो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने पर राजस्थान के आदिवासी सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा ने खुशी जाहिर की है। सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा ने राजस्थान से आदिवासी सांसद होने के नाते द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजस्थान के साथ ही देश भर के आदिवासियों में खुशी की लहर है। जिस दिन से ही एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया, पूरे राजस्थान से और सभी आदिवासी समुदाय के संगठनों के सभी लोगों में बहुत ही हर्ष और उल्लास है और ये आज़ादी के बाद का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति का उम्मीदवार के रूप में जो एनडीए ने किया है, जिससे कि आदिवासी पूरे देश के आदिवासी बहुत खुश है। और अभी मैं हमारे प्रहलाद जी जोशी जो हमारे मंत्री हैं उनके वहाँ निवास पे उनके प्रस्तावक के रूप में मैं राजस्थान से आदिवासी उदयपुर का सांसद होने के नाते मुझे प्रस्तावक के रूप में साइन करने बुलाया था, साइन करके आया हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि संसदीय बोर्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है, यह देश के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर और वो भी ऐसा अवसर प्रदान किया है जहाँ पर एक महिला को महत्व दिया और वो भी पिछड़े क्षेत्र से एक जनजाति महिला को महत्व दिया है। ये बहुत बड़ा पहला अवसर ऐसा चारों तरफ हमारे क्षेत्र में भी बहुत खुशी की लहर है और बहुत अच्छा एक निर्णय किया जिसके कारण से देश में एक महिला इस देश को संभालेगी प्रथम नागरिक के रूप में। मुख्यमंत्री वो वहां पे होंगे जो उनके साथ में रहेंगे द्रौपदी मुर्मू के साथ में। इस मामले में अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो जिस तरह से उनका कद जिस तरह से एक बहुत छोटे से स्तर से निकल के आया, जिस तरह से 1997 में वो पूरे राजनीतिक सफर में आई, जिस तरह से कहा जा सकता है मयूरभंज इलाके की अगर बात करें, मयूरभंज इलाका जो उड़ीसा का काफ़ी एक वक्त रहा है कि काफ़ी उसको पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, लेकिन उस आदिवासी बहुल इलाके से जिस तरह से निकल करके वो आई और उनके एक
साफ छवि के चलते ही उनको ये पद दिया जा रहा है। जिस तरह से बाकायदा पिछले कई सालों से वो सक्रिय राजनीति में रही और जिस तरह से वो झारखंड के राज्यपाल भी रही, तो एक तरह से कहा जा सकता है उनके साफ सुथरी छवि और इसके साथ साथ उनका जो एक राजनीतिक जिस तरह से कद्र है उसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए के द्वारा उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और लगभग जितनी भी दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके द्वारा अब उनके नाम पर लगभग एक मुहर जो है अपना स्टाम्प लगभग लगा दिया गया। चाहे बीजेडी की बात करें, बीजू जनता दल के द्वारा जिस तरह से बाकायदा इस मामले में काफ़ी खुशी जाहिर की गई, बीजेपी के तमाम सदस्य, बीजेडी के, इसके साथ साथ जनता दल यूनियन के और इसके साथ साथ बहुत ऐसे तमाम जो दल हैं वो खुलकर उनके नाम पर अपना प्रस्ताव देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज नामांकन है, लेकिन नामांकन के दौरान ही लगभग ये इतना स्पष्ट हो जाता है कि देश की अगली राष्ट्रपति जी बिल्कुल। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि अब कुछ ही पलों में यहां से द्रौपदी मुर्मू रवाना होंगी। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेताओं के साथ में संसद भवन पहुंचेंगी। वहां पर नॉमिनेशन दाखिल करने का जो समय 12:30 बजे का समय है, जब वे अपना नामांकन दाखिल करेंगी राष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पर। और ये अगर उनके करियर को हम देखें, अब बहुत ही प्रभावित करने वाला एक करियर रहा है कि जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे दिल्ली से कि मयूरभंज से वे आती है, उड़ीसा के, और शिक्षिका रही हैं और उसके बाद जब राजनीति में उनका पदार्पण, अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। आज द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और इस शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो शक्ति प्रदर्शन यह स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया गया तो उनके नाम से ही, उनके नाम और उनके व्यक्तित्व को ही देख करके जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो तैयार हो गई, क्योंकि इनके नाम में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का विवाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिखा नहीं। शायद इसी का फलसफा है कि उनके नाम पर जैसे ही नाम का संबोधन किया गया, इसके नाम पर चर्चा हुई और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे जिस तरह से कल द्रौपदी मुर्मू कल जब पहुंची यहाँ पे दिल्ली पहुंची, उसके बाद सबसे पहले वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली। तो मूड था कि आखिरकार आदिवासी समुदाय से कोई राष्ट्रपति बने और इसके लिए द्रौपदी मुर्मू से बेहतर कोई चेहरा नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि पार्षद से उनकी जो राजनीतिक पारी शुरू हुई, 2 बार वे विधायक रहीं और भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं और साथ ही साथ एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की, और राष्ट्रीय एसटी मोर्चा में भी वे पदाधिकारी रहीं और इसी साल उन्हें बनाया गया। तो एक उनका एक बेदाग करियर और जिस तरह से कहा जाए कि एक बहुत ही प्रभावित करने वाला, संघर्ष वाला जीवन उनका रहा है कि कैसे एक साधारण सी शिक्षिका से वे समाज सेवा में आती हैं और मयूरभंज जिले में उनके समाज सेवा के चर्चे सालों से हैं इस बात को लेकर के। और जब बीजेपी के से वे जुड़ती हैं उसके बाद वे विधायक बनती हैं, वे 2 बार विधायक रहती हैं और साथ ही साथ कई पदों पर भी रहती हैं। तो ऐसे में लगातार, और उनके जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत उतार चढ़ाव वाला जीवन रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल के महिला के तौर पर उन्हें देख सकते हैं और एक प्रेरणा देश उनसे लेता रहेगा। तो राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से भी गहरा नाता। हालांकि ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वे 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही आ चुकी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अध्यात्म से है गहरा जुड़ाव, राजस्थान से है खास लगाव। राजस्थान से अलग है नाता, अध्यात्म का शहर सिरोही मुर्मू को है भाता। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान कनेक्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आशा कि एक ना एक दिन ये वैल्यू एजुकेशन जन जन तक पहुंचेगा और मनुष्य अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे, मानवता का सत्वगुण को समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का 13 साल का आध्यात्मिक रिश्ता है। अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाली द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं।
यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वे कई बार शामिल हो चुकी हैं। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा था। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, प्रेरणा देते रहे, लोगों को उत्साहित करते रहे और इन्होंने आध्यात्मिकता भी विश्वास है, मूल्य आधारित जीवन जीने की उनके अंदर कूट के भरा। द्रौपदी मुर्मू 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए माउंट आबू आई। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में वे यहां पर आई थीं। फिर 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची थीं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया भी, वे मंत्री बनी, लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गईं और अपने गांव लौट गईं। और इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। मुर्मू अक्सर माउंट आबू में अध्यात्म की शिक्षा लेने आती रही हैं। इसी की बदौलत वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं, तो इसके पीछे उनका अध्यात्म से गहरा जुड़ाव ही मुख्य कारण रहा। और यही वजह है कि राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही नाता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सियासी संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिंदे की सेना बन गई है शिवसेना। बड़ी जानकारी इस वक्त की। उद्धव ठाकरे शाम को शिवसेना सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, उद्धव ठाकरे शाम को शिवसेना के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सांसदों को एकजुट करने के लिए यह बैठक की जा रही है। कुछ शिवसेना के सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। बड़ी और अहम जानकारी, शिवसेना नेता संजय राउत आज शरद पवार से मुलाकात करेंगे। करीब 11:30 बजे मुलाकात होगी। वाई चौहान में मुलाकात करेंगे। राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर के चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसी दौरान ये बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि संजय राउत शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। शरद पवार और संजय राउत को ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी है। और साथ ही खबर इस बात को लेकर के भी कि शिंदे लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेजी है। शिवसेना के 37 विधायकों के समर्थन का दावा उन्होंने किया है। बागियों के नेता बन गए एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुनने की जानकारी दी गई है। चिट्ठी के माध्यम से भरत गोगावले को मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। पत्र में शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी यह पत्र भेजा गया है। तो शिंदे बागी गुट के नेता बनकर के उभरे हैं। महाराष्ट्र में संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार, शिवसेना और संकट में सरकार इस वक्त नजर आ रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत का एक बयान सामने आया इसी बीच कि लोकतंत्र आंकड़ों से चलता है, अब हमारी लड़ाई कानून की है। सरकार कब बनेगी ये मालूम नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी है, हर लड़ाई हम जीतेंगे, संजय राउत ने कहा। उन्होंने कहा कि बगावत करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो संजय राउत ने कहा कि हर लड़ाई हम जीतेंगे, बगावत करने वालों पर कार्रवाई होगी। और शिंदे का संख्याबल सिर्फ कागजी है, जरूरत पड़ी तो सड़क पर विरोध होगा, कानून और सड़क की लड़ाई जीतेंगे, यह दावा किया संजय राउत की ओर से। शिवसेना की ओर से लगातार लेकिन फूट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और खबर इस बात को लेकर के भी कि कई सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की जानकारी मिल रही है। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे
टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। तो ये संजय राउत का बयान आप सुन रहे थे। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है। मुंबई नगर निगम पार्षदों के साथ ये बैठक की जा रही है। शाम को 7:30 बजे शिवसेना भवन में बैठक होगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की बयानबाजियों के बीच शिंदे ने एक चिट्ठी भेज दी है जिसमें 37 बागी विधायकों के हस्ताक्षर हैं और इससे यह साफ हो गया कि शिंदे के पास इस वक्त बहुमत, जैसा कि दावा किया जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से। तो वहीं करौली में कांस्टेबल के घर में चोरी की वारदात हुई है। 10 लाख रुपए का सामान, 45,000 रुपए की चोरी की वारदात होने की बड़ी खबर मिल रही है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। करौली के मैगजीन क्षेत्र का पूरा मामला है। 10 लाख का सामान कांस्टेबल के घर से पार हुआ है। चोरी की बड़ी वारदात है। करौली में कांस्टेबल के घर में चोरी होने की जानकारी सामने आ रही है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। 45,000 की नकदी भी कांस्टेबल के यहां से चोरी हुई है। 10 लाख का सामान कांस्टेबल के यहां से चोरी हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? कांस्टेबल के घर को निशाना बनाया चोरों ने। अब इस तरह से ये चोरी हुई है, निश्चित तौर से जिला मुख्यालय पर पुलिस के लिए खुली चुनौती है कि विजय सिंह कांस्टेबल है जो सदर थाने में कार्यरत है, वो अपने अन्य भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में करौली के ही जवाहर नगर कॉलोनी है जहां रहता है। रात को कांस्टेबल भी अपने भाई और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ घर पे सोया हुआ था। उस दौरान बताया जा रहा है कि घर की छत के रास्ते चोर अंदर घर में घुसे हैं और उन्होंने कमरे का जो किवाड़ खोलकर अलमारी में रखे हुए जेवरात, जिनमें भारी मात्रा में सोने के जेवरात हैं, और 45,000 रुपए की नकदी को लेकर फरार हो गए। सूचना पर करौली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं, साथ ही रोड पर और अन्य जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश कर रही है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 10 लाख का सामान चोरी हुआ है, 45,000 रुपये नकदी चोरी की है। इसके बाद चोर यहाँ से फरार हो गए हैं और लगातार इलाके में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर के पुलिस पर भी सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिरकार कांस्टेबल बड़ा मालदार था जिसके घर पर चोरों की निगाह थी और चोरों को इस बात की भनक थी कि कांस्टेबल के घर पर बड़ी मात्रा में जेवर मिल सकते हैं, सोने चांदी की नकदी मिल सकती है और चोरों ने यहां पर सेंधमारी की है। फिलहाल चोरों की तलाश पुलिस कर रही है।